कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर सुनील पवार साहब आपका स्वागत है। सुनील जी, आप वर्तमान में बहुत ही सम्मानित और सीनियर न्यूरो साइकेट्रिस्टिक हैं, मानसिक रोग एवं नशा रोग विशेषज्ञ हैं सर। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है सर कि पूरी जो दुनिया है सर भाग दौड़ के लाइफ में जी रही है सर। सर पुनः स्वागत है आपका डॉक्टर सुनील पवार। सवाल मेरा ये है सर, वर्तमान में जो ये भाग दौड़ की लाइफ है सर, तो उसमें हर कोई व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है, मानसिक रोग से पीड़ित है। तो उसके लिए ऐसा क्या उपाय हो सर, आपकी तरफ से क्या सुझाव हो कि उनका स्वास्थ्य बेहतर है और वो मानसिक रोग के रोगी न बने सर? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील पवार, मैं न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ गाजियाबाद में। जैसा कि आपने पूछा, आजकल सभी लोग थोड़ा तनाव में ही जी रहे हैं। जब तक हम लोग अपना जीवन जिएंगे, कुछ ना कुछ तनाव तो बना ही रहेगा। बचपन में तनाव अलग तरह के होते हैं, जवानी में तनाव अलग तरह के होते हैं। जब आपकी फैमिली होती है तो तनाव का रूप बदल जाता है। आपके जब बड़े हो जाते हैं तो फिर तनाव दूसरी तरह के हो जाते हैं। तनाव तो हमेशा ही रहेगा। तनाव को कोप करना आना चाहिए, तनाव को कैसे हैंडल करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। तनाव को आप किस तरह से लेते हैं अपने जीवन में और किस तरह से मैनेज करते हैं, ये ज़रूरी है। तो तनाव अगर आता भी है तो उसको आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है जितना कि उसकी आवश्यकता है। आप छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेंगे तो वो आपके जीवन में परेशानी पैदा करेगा और इसी से बीमारियां बनती हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ है, कोई परेशानी की बात है, तो उसको उसी समय हल करना है, उसका कोई समाधान निकालना है। समाधान आपके हाथ में है तो वेल एंड गुड, अच्छा है, उसका निकल जाना चाहिए। किसी से बात करके निकालिए, दोस्तों से बात करके, फैमिली से। और अगर नहीं निकल रहा है, आपके हाथ में नहीं है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जब आप कुछ नहीं कर सकते तो उसकी चिंता करना व्यर्थ है। तो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, कुछ चीज़ें समय पे छोड़ दीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। समय के साथ कुछ चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तनाव को कम रखेंगे, जीवन बेहतर रहेगा। ज़्यादा तनाव लेंगे अपने ऊपर तो फिर आपके ऊपर एक और तनाव बढ़ जाएगा कि आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। डॉक्टर साहब, सवाल ये था कि एक समय था इसी भारत देश में, इसी धरती पे लोग 90 साल 100 साल तक जीते थे। ये बहुत दूर की बात नहीं है, आज की बात, मतलब हमारे बाबा दादा सुनने में आता है। लेकिन सर अब वो एवरेज लाइफ जो है बहुत कम हो गई है, 50-55 तक। तो ऐसा क्यों? ये तो अब देखिए, पहले का जो जीवन था वो एक तरह से प्राकृतिक इन्वायरमेंट में लोग ज़्यादा रहते थे। गाँव की तरफ ज़्यादा लोग रहा करते थे। उनको चीज़ें शुद्ध मिला करती थी, हवा भी शुद्ध थी, खाने पीने की चीज़ें भी शुद्ध थी। जीवन में तनाव कम था, लोगों की उम्मीदें कम थी, एक्सपेक्टेशन कम थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं एकत्र करना चाहते हैं, कम समय में करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से स्ट्रेस होती है, फिर स्ट्रेस से बीमारियां बनती हैं। बीमारियां आपके शरीर को कमज़ोर करती हैं और आपकी जीवन की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है। तो जब तक ये रहेगा तब तक तो ऐसा ही रहेगा। अगर आपको अपने ऊपर देखना है कि आपको अपने जीवन से क्या चाहिए, आपको सुविधाएं ज़्यादा अर्जित करके कम जीवन जीना है या थोड़ा कम सुविधाओं के साथ रह के अपना स्वस्थ जीवन जीना और लंबा जीवन जीना है। डॉक्टर साहब, कहीं उसमें जो न्यूक्लियर फैमिली लाइफ लोग आजकल पसंद कर रहे हैं, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, कहीं एक बहुत बड़ा कारण ये ये तो तो बहुत बड़ा कारण है। जो चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी फैमिली में शेयर करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उन जिम्मेदारियों को, वो अब नहीं हो पाती। अब आपको सारा काम खुद ही करना है। घर का आटा भी खुद लाना है, नौकरी पे भी जाना है, बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है, बच्चे का होमवर्क भी कराना है, बच्चे के साथ खेलना भी आप ही को है। जो काम पहले दादी दादा नाना नानी कर सकते थे वो अब नहीं है साथ में, तो आपको ही करने पड़ेंगे। सर देखा जाता है कि जिस तरह से पूरे देश में डायबिटीज हर घर को टच में रख लिया है, उसी तरह से मानसिक मतलब पीड़ा या मानसिक तनावग्रस्त लोग हर इंसान है। जी, तो इससे बचने के लिए आपकी तरफ से सबसे बड़ा प्रयास क्या हो और उसका मस्तिष्क पे कितना बड़ा असर पड़ता है? क्योंकि इसको लोग गंभीरता से लेते नहीं, बाद में मालूम पड़ता है कि दिमाग में ये चीज़ हो गया, ये चीज़ होगा, ये चीज़ हो गया। देखिए, मानसिक बीमारियां तो पहले भी थी और अब भी हैं। पहले लोग उनकी तरफ ध्यान कम दिया करते थे। अब क्योंकि ये बीमारियों की तरफ ध्यान तो ज़्यादा देने लगे हैं, इसलिए नोटिस ज़्यादा होती हैं। तो बीमारियां पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी हैं।
बस अब लोग उस पर ध्यान ज़्यादा देने लगे। मतलब जागरूकता ज़्यादा आ गई है। जी, जागरूकता आ गई है। अब बचने के लिए यही करना है कि आपको जैसे भी कुछ महसूस हो कि आपके साथ कुछ एबनॉर्मल चल रहा है, तो अपनी फैमिली से, फ्रेंड से बात करें। बहुत सारी चीज़ें उसी लेवल पे हल हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपका तनाव भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे वो चीज़ आपकी सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, वहाँ पे आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने में आपको शर्म नहीं करनी नहीं चाहिए। किसी डॉक्टर से तुरंत मिले। जी, क्योंकि कुछ समय तक आप उस चीज़ को झेलते रहते हैं और चलाते रहते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, फिर आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ने लगती है। राइट सर, देखा जाता है कि मानसिक रोग का पूरा कारण दिमाग से होता है, जी, या उसका जो असर शरीर के और भी भागों में पड़ता है सर? आपका अगर दिमाग ही स्वस्थ नहीं है तो प्रभाव तो पूरे शरीर पर ही पड़ेगा। आपके नींद पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी वर्क एफिशिएंसी पे प्रभाव पड़ेगा, आप अच्छा फील ही नहीं कर पाएंगे, तो आप फिर अपना जीवन कैसे चला पाएंगे? पूरे शरीर पर प्रभाव पूरे पड़ेगा। शरीर में पड़ेगा। सर मेडिसिन मतलब मेडिकल लैंग्वेज में कौन कौन सी बड़ी बीमारियां सर आ सकती हैं सर? ज़्यादा कॉमन तो आजकल डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी की तकलीफ़ें और साथ ही साथ नींद की तकलीफ़ें, और एक बहुत बड़ी चीज़ अब जो सोसाइटी में फैल गई है वो नशा, नशा। अल्कोहल, हाँ, स्मैक। उसकी वजह से आदमी नशा की तरफ कन्वर्ट हो जाता है सर। हाँ जी, लोग क्या करते हैं कि साहब मुझे आज टेंशन हो रही है, आज नींद नहीं आ रही है, थोड़ा सा मैं अल्कोहल ले लेता हूँ, आज नींद आ गई तो कल भी ले लेता हूँ, फिर इसको महीनों चलाते रहते हैं, फिर उनको पता ही नहीं लगता कि इसकी आदत पड़ चुकी है। डॉक्टर सुनील पवार जी, सवाल मेरा आपसे यही चल रहा था कि वर्तमान में जो नशा है वो महिलाओं से लेकर बच्चों, विद्यार्थियों, एथलीट सब पे आ गया है। और देखा जाता है कि सर जितने भी रेजिडेंशियल एरिया हैं वहाँ पे भी जितने रेस्टोरेंट हैं सब में वो बार के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा मिशन है आपका। हाँ, एक्चुअली जब समाज इस तरफ धीरे धीरे जाने ही लगा है, तो वो रेस्टोरेंट और बार क्या, पार्टी क्या, तो सब जगह स्कूल, कॉलेजेस, इवन जो कहना चाहिए जूनियर स्कूल्स हैं, 5th है, 8th है, 10वीं के 12वीं के बच्चे नशे को ट्राई करना शुरू करते हैं ट्राई करने से, फिर धीरे धीरे उसके आदी बनते जाते हैं, और फिर वो उनका ध्यान समाज को बड़ा जागरूक होना पड़ेगा। नशे की तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है, पढ़ाई की तरफ कम हो जाता है। समाज को सर, जो माँ बाप को जागरूक करना तो बहुत जरूरी है। अगर लोग इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, उनको नहीं जानेंगे तो उनको तो अच्छा ही लगेगा, उनको पता लगेगा कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तभी वो इससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सर इससे आने वाले जो महिलाओं में सवाल मेरा ये है, जो महिलाएं नशा की आदी हो जाती हैं शादी के उपरांत, तो उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कत आती है, और जो आपका नॉर्मल जीवन है, जो शादीशुदा जीवन है, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिसको आप सही से कैरी आउट ही नहीं कर सकते। आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपका काम करने की क्षमता डिस्टर्ब होती है, आपका जो एक रिलेशनशिप है अपने परिवार के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, आप उनको मेंटेन नहीं कर पाते, आपका ध्यान नशे की तरफ रहता है, आपका ध्यान काम पे नहीं जाएगा। बायोलॉजिकल दिक्कतें, कमजोरी भी आती होगी सर। बिल्कुल, हर तरह से शरीर कमज़ोर होता है, दिमाग आपका ख़राब होता है, बेकार होता है, उसकी नसें बेकार होती जाती हैं, तो ये तो नशा तो आपके पूरे शरीर को ख़राब करता है। सर क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कोई मांग करेंगे कि कोई बड़ा अभियान चलाएं कि नशा मुक्त कम से कम हमारा भारत हो? अभियान तो सरकार ने काफ़ी चला रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है, लेकिन उनका सही से क्रियान्वयन कहना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो तो आप रोक सकते हैं, और इस पर सरकार को और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका समाज इस तरफ जा रहा है, सोसाइटी हमारी इस तरफ जा रही है, तो हमारा जो एक मेजर पार्ट है यूथ, वो खराब हो रहा है। जैसे पंजाब में हुआ, पंजाब में अगर आप देखें कि इतना ज़्यादा यूथ जो नशे के चक्कर में एक प्रोडक्टिव जो उसका पार्ट है जीवन का, उसको नशे में खराब कर रहा है, जो कि वो एक नेशन बिल्डिंग में यूज हो सकता है। यस। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर ये तो नेशन का नुकसान है, हमारे शरीर, देश का नुकसान है, और भविष्य जो है नहीं अभी किया गया तो यूथ जो है आगे और ज़्यादा नुकसान है, दिक्कत हो जाएगी। जहाँ तक नशा पहुँच सकता है वो पहुँच ही रहा है, अब स्कूल कॉलेजेस घर तक पहुँच चुका है, तो फिर ये तो सभी को जिसको चाहिए मिल ही रहा है, अगर उसको मिलता रहेगा तो फिर वो आगे और लोगों को भी मिलेगा। सर एक सवाल मेरा था, अमूमन सड़क पे मैं देखता हूँ सर, जो
मतलब भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं सर, उसमें मैं देखता हूँ कि वो लोग ये कुछ ना कुछ सामान लेके जो है वो सूंघते हैं। वो क्या है सर वो एक्चुअली जो सूंघने की चीज़ें होती हैं, वो जैसे आप समझ लीजिए जो टायर का पंचर लगाने के लिए जो ट्यूब यूज़ होती है, यस। उसको वो ट्यूब लेते हैं, उसको रुमाल में लगाते हैं उसको, और उसको सूंघते हैं। कुछ लोगों को पेट्रोल सूंघने की आदत होती है, कुछ लोगों को ये जो आप यूज़ करते हैं थिनर, कहना चाहिए, जो आपने कुछ लिखा उसके ऊपर जो आप मिटाते हैं। वाइट कलर की जो स्याही लगाते हैं, यस यस, उसको जो डाइल्यूट करने के लिए जो थिनर आता है, यस यस, तो वो एक केमिकल होता है, उसको बच्चे सूंघते हैं। बहुत सारे पेशेंट इस तरह के आते हैं, और इसका सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता है, दिमाग के उस हिस्से पर पड़ता है जिससे अगर वो हिस्सा खराब हो जाए तो फिर जीवन भर आपको परेशानी होगी। तो इसका उन्मूलन सर बहुत आवश्यक है सर। जी, हर तरह के नशे का उन्मूलन। जी जी जी। एक सवाल मेरा बड़ा पेचीदा सवाल है सर, जो कि न्यूरो से संबंधित है कि लोग डिप्रेशन सर, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है सर। तो डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या होता है सर, और कितना लंबा समय लगता है, और कितना सुनिश्चित है कि अगर सुनील पवार के पास अगर वो व्यक्ति आ जाए तो वो ठीक हो जाएगा सर? डिप्रेशन का देखिए इलाज तो बहुत आसान है। अगर डिप्रेशन को आप एक बार पहचान लें और किसी प्रोफेशनल के पास पहुंच जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच जाएं, तो डिप्रेशन का इलाज तो आसानी से संभव है। उस दिन आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। डिप्रेशन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपको जीवन में कोई सिग्निफिकेंट लॉस हो, जैसे किसी परिवार के सदस्य का लॉस हो, आपको बिजनेस में लॉस हो, या कोई आपके साथ जीवन में बहुत बड़ी घटना घट जाए, तो वो एक कारण बन सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे डिप्रेशन भी होते हैं इसमें आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ परेशानी होगी तभी डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन उसके बिना भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको पहचान कर आप उसका इलाज लें, ट्रीटमेंट लें, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि ये तो बीमारी नहीं है, और बीमारी है भी तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं तो खुद ही ठीक हो जाऊंगा, या अपने आप ही किसी तरह से कुछ करके ठीक हो जाऊं। फिर वो लेट हो जाते हैं। जब वो लेट हो जाते हैं, लेट पहुंचते हैं, तो फिर उसको ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है। अगर पेशेंट समय पे आ जाता है तो ठीक हो जाता है, ट्रीट होने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने सर कुछ महिलाओं का और लड़कियों का मैंने इंटरव्यू लिया सर, उनके साथ युवावस्था में कुछ घटना हो जाती है तो सर वो लोग उभर नहीं पाते सर। अगर ऐसा किसी के साथ हो? हाँ, ये देखिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं समझ गया। बचपन में अगर किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है बचपन में, हाँ, बचपन में, टीन एज में, या आपकी जो अर्ली यंग एज होती है 18, 19, 20 साल की जो उम्र है, उसमें अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन इतना मैच्योर नहीं होता, परिपक्व नहीं होता, और आप ऐसी चीज़ें देखते हैं अपने जीवन में जो कि आपके एक साइकोलॉजी पर आपकी बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं, तो उसका प्रभाव तो जीवन भर रहता है। तो अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप समय के साथ पूरा जीवन उसी में बिताने जरूरी नहीं है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप उसकी हेल्प लें, और किसी ना किसी प्रोफेशनल से आप हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली आप उसको ओवरकम कर पाएंगे, और आपका आगे का जीवन आप अपना बेहतर बना सकते हैं। ये नहीं कि आप उसको नियति मान के कि ये मेरे साथ हो गया, जी जी, अब मेरा तो जीवन ऐसा ही रहेगा, अब मुझे ठीक मैं नहीं हो पाऊंगा। जी, ऐसा जरूरी नहीं है, आप ठीक भी हो सकते हैं। राइट सर, एक सवाल मेरी टीम की तरफ से था कि सर आपने डॉक्टर बनना क्यों सोचा सर? डॉक्टर बनना तो बस यही था कि मेरे परिवार की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी भी इच्छा थी डॉक्टर बनूं। ये युवाओं के लिए है सवाल। हाँ, तो डॉक्टर में एक अच्छी बात यह है कि आपको एक अच्छा जीवन मिलता है। डॉक्टर बनने के बाद आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं डॉक्टर बनने के बाद, और आपका खुद का जीवन भी बेहतर होता है। आप इंसान को, एक इंसान की साइकोलॉजी को, बेसिकली मैं साइकेट्रिस्ट बनना चाहता था। अच्छा, वो बन गया? अर्ली MBBS के टाइम से ही इस फील्ड को चुना आपने? हाँ, मैंने सोच लिया था कि मुझे साइकेट्रिस्ट बनना है, तो उसमें ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझ पाना, ये हमको मौका मिलता है। उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, जो एबनॉर्मलिटी आ गई है बिहेवियर में, इसको ठीक कर सकते हैं। और जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोसाइटी को दे सकते हैं डॉक्टर बन के, तो जो हम सोसाइटी से ले रहे हैं, हमको सोसाइटी को वापस भी करना चाहिए, जो हम डॉक्टर बन के बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
सर देखा जाता है कि हमारी जो समाज है, समाज में इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग शुरू से मानते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है। लेकिन सर्जिकल फील्ड में देखा जाता है सर, उसमें सारे डॉक्टर्स आते हैं कि जो समाज है डॉक्टर को एक भगवान के रूप में मानता है। जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं सर, तो थोड़ी सी ब्रेक होता है दोनों साइड में, और उपभोक्ता फोरम भी कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है सर। तो इन दोनों के लिए मैं चाहूँगा उपभोक्ता फोरम की तरफ से डॉक्टर्स को पूरी लिबर्टी मिलनी चाहिए और समाज को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर भगवान के रूप में एक। देखिए, डॉक्टर को भगवान माना जाता है, पुराने समय से माना जाता है, लेकिन डॉक्टर भगवान कभी भी हो नहीं सकता। वो रहेगा तो इंसान ही। तो अगर इंसान को इंसान ही रहने दें और डॉक्टर को भी इंसान ही रहने दें, तो हमारी उम्मीदें उतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी जो हम भगवान से लगा लेते हैं कि हम आगे तो ये ठीक कर देंगे। हाँ, तो मतलब हम हैं तो इंसान ही, हमारे हाथ में भी कुछ लिमिटेड चीज़ें ही हैं, उन्हीं का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वही चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो अगर हम इंसान से इंसान वाली उम्मीद रखेंगे तो शायद ये जो कन्फ्लिक्ट होता है पेशेंट के बीच में और डॉक्टर के बीच में, वो शायद थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर हम वास्तव में उसको भगवान ही मानेंगे, सब कुछ छोड़ दिया कि भाई अब आप ही ठीक करिए, तो डॉक्टर तो जितना कर सकता है उतना ही कर पाएगा और अच्छा करता है वो, जितना भी जितना उसके हाथ में है, जो बेहतर से बेहतर कर सकता है वो उतना ट्राई करता है। लेकिन सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। आप गए हुए जीवन को वापस नहीं ला सकते, कोई भी नहीं ला सकता। तो अगर डॉक्टर को इंसान ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर। सर उपभोक्ता फोरम से कुछ चाहेंगे कि डॉक्टर्स को लिबर्टी और मिलनी चाहिए? अब तो काफ़ी चीज़ें रिफॉर्म हो गई हैं उपभोक्ता फोरम में भी। अब डॉक्टर पे आप मतलब असॉल्ट नहीं कर सकते, इसके भी नियम कायदे बनाए गए हैं, वो आ गए हैं सर। डॉक्टर की प्रोटेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ काफ़ी हद तक काम किया है। तो अच्छी चीज़ है। अगर हम प्रोटेक्टर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो प्रोटेक्टर फिर दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, काम कैसे कर पाएगा? फिर तो वो डरता ही रहेगा, बस कभी ये हो जाएगा कभी वो हो जाएगा। जी जी सर, एक सवाल मेरा ये था कि अल्टीमेटली जो इंश्योरेंस सेक्टर है सर, बहुत बड़ा सवाल है। ये भी मेरी टीम की तरफ से कहा गया था आपसे पूछा जाए कि इंश्योरेंस सेक्टर लोगों की पॉलिसी कर देते हैं सर, लेकिन उनके पास ब्रीफिंग नहीं होती है कि कौन कौन से इलाज उस पर संभव है या नहीं है, और बहुत कुछ वो डार्क में रखते हैं सर। तो कुछ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आजकल कंपटीशन इतना हो गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है सबको अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में कुछ चीज़ें छुपा ली जाती है इंश्योरेंस बेचने के टाइम पर। तो यहाँ पर तो इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा जिम्मेदारी इंश्योरेंस खरीदने वाले की होनी चाहिए। जब वो इंश्योरेंस ले रहा है तो पूरा डिटेल में पता करे कि इसमें क्या चीज़ कवर होगी, क्या चीज़ कवर नहीं होगी, कहाँ कहाँ तक कवर होगी, कैसे कवर होगी, कैशलेस कवर होगी या कैश के साथ कवर होगी। तो ये तो उपभोक्ता की जिम्मेदारी ज़्यादा है। बेचने वाला तो आपको अपना प्रोडक्ट बेचना ही बेचेगा। आपको जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, आप पैसे खर्चा कर रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लें। उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो लें, नहीं तो दूसरी कंपनी। तो उपभोक्ता थोड़ा और जागरूक हो सर। जागरूक होना ही पड़ेगा सर। जो मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड स्टार्ट किया सर, थोड़ा सा हट के सवाल है लेकिन जनता से जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ पारदर्शिता की आवश्यकता है? देखिए, आयुष्मान कार्ड एक्चुअली मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें आयुष्मान कार्ड से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता नहीं। ओपीडी का ट्रीटमेंट है, हमारे पास इनपेशेंट डिपार्टमेंट है नहीं, तो मेरे पास उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो ये बेसिकली हॉस्पिटल्स वाले ज़्यादा इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। सर गाजियाबाद में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए सर? निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि जैसे मेरठ में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, और अब तो कहना चाहिए कि जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाता है सरकारी, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ खुद ही अपने आप बेहतर हो जाती है। जैसे आप देखेंगे आगरा में, मेरठ में, लखनऊ में, झांसी में, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होने की वजह से आम जनता को भी बहुत फायदा होगा। और सर निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार के विद्यार्थी भी जी पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई तो सर आपको पता ही है बहुत महंगी होती है। बहुत महंगी हुई हमारे टाइम में तो, क्योंकि सरकारी कराती थी। जी तो कम। सर आपने कहाँ से बताया आपने? मैंने आगरा से MBBS किया हुआ है। और MD किया है KGMC लखनऊ से। सर अंत में दो सवाल। हमारे देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कार्यशैली के बारे में दो शब्द बोलना चाहेंगे? उनकी कार्यशैली के तो सभी प्रशंसक हैं जी, मैं भी हूँ जी। ऐसा व्यक्ति जो लगातार बिना थके बिना सोए इतना काम करता है। आज सुबह होते हैं गुजरात में और शाम को मिलते हैं तमिलनाडु में, और फिर अगले दिन पहुंच जाते हैं लक्षद्वीप। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कहना चाहिए मेरिकल है।
हाई ड्राइव है। सर, योगी जी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ, कुछ उनसे उम्मीद बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं जी। हाँ। जो